जी आप मुझे सुन रहे हैं? आप सब या सो रहे हैं? यस सर, सुन रहे। सो रहे या सुन रहे? सुन रहे। चलिए ठीक। सो आज जो हमारा एजेंडा होगा, एक तो पिछले वीक जो हम काम कर रहे थे उसमें एक दो क्यूरीज थी कुछ स्टूडेंट्स की, जो कि हम उस वक्त आंसर नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले तो उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो क्यूरीज थी वो एड्रेस हो जाए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एजेंडा पे चलते हैं। तो एक तो क्यूरी मेरे ख्याल से राना अशहर की मुझे याद है, उसकी क्यूरी थी कि हम मैट्रिक्स को कैसे वो करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो शायद मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये जी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ठीक है। सो ये देखें राना, अगर आप अवेलेबल है, आप देख रहे हैं, तो हमने इक्वेशन के अंदर ही एक मैट्रिक्स को वो किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। देखें बिगिन इक्वेशन, उसका लेबल एज इट इज दे दिया जिससे हम इक्वेशन कर रहे हैं, और उसको एंड कर दिया यहाँ पे। बीच में आप देखें कि आपने मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया हुआ है। सो जे इज इक्वल टू ये फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वेयर, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर इस पे देखें हमने ब्रैकेट्स कैसे स्टार्ट किए हैं, लेफ्ट, और ये ब्रेसेस के साथ हमने इसको स्टार्ट किए। बिगिन मैट्रिक्स, ये इसकी पहली वैल्यू है। एंड का मतलब अब आप नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम पे जा रहे हैं, ये इसकी अगली वैल्यू है। अगर एक और वैल्यू डालनी थी तो आप दोबारा एंड डाल के एक और वैल्यू डालते थे। ये जैसे जैसे हम टेबल में करते आ रहे हैं, ठीक है। सो बिगिन मैट्रिक्स के नाम से जो है ना आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और स्टार्ट में और एंड में आपने ब्रैकेट्स डिफाइन करने हैं कि आप कौन से ब्रैकेट्स इसमें यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कुछ जो वैल्यूज़ है वो इंटर की हुई हैं, J11 J12 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, 4/2 का एक मैट्रिक्स है। तो जो ब्रैकेट का स्टाइल है वो अगेन आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना चाह रहे हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें यहाँ पे, तो फिर वो स्क्वायर हो जाएंगे। इट्स अप टू यू। दोबारा रिकम्पाइल करें। ये देखेंगे अब स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। सो क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो खुद एक इक्वेशन है, तो ज़ाहिर सी बात, अगर आप उसको नंबर देना है तो आप इक्वेशन से बिगिन करेंगे, अगर आपने नंबर नहीं देना तो आप उसको स्टेरिक के साथ इंट्रोड्यूस करा देंगे। सो ये क्यूरी थी कि आप वो कैसे इंटर करा सकते हैं। उसके अलावा एक क्यूरी थी कि शायद उसने पूछा था अपना क्या कहते हैं इसको, फीमेल क्या नाम है उसका, सिद्रा सिद्रा अकबर ने पूछा था कि आप उनको वो कैसे करते हैं, बुलेट्स को जो है ना आप बोल्ट कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने देखें, हमने बिगिन इन्यूमरेट किया हुआ है, टेक्स्ट बोल्ट फॉन्ट, ये अल्फा मतलब ये सिर्फ स्टाइल है कि हम ABC यूज़ कर रहे हैं या नंबर्स यूज़ कर रहे हैं या रोमन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, उसके लिए हम इस तरह से एक टेक्स्ट BF, अच्छा इसके लिए हमने एक पैकेज भी यूज़ करना है। वो पैकेज है ये इन्यूम आइटम। सबसे पहले आप ये पैकेज यूज़ करेंगे, उसके अलावा जो है ना आप इस तरह से इसको आइटमाइज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ये इसकी आउटपुट ये आपको नज़र आ रही है। अगर आपने अल्फ़ा की बजाय यानी नंबर्स वो लिखने हैं, तो नंबर्स शो करने हैं, तो आप लिखेंगे अरेबिक। अरेबिक मतलब वो आप नंबर्स में आ जाएंगे, तो अब वो भी बोल्ड होंगे। सिद्रा ऑनलाइन है या नहीं है? वो शायद अभी नहीं है। सो ये देखें, अरेबिक से वो नंबर हो जाते हैं। अगर आपने रोमन करने हैं तो आप यहाँ पे रोमन कर दें। रोमन से इनकी जो वो बुलेट स्टाइल है वो रोमन बन जाएगी। ये देखिए रोमन है। सो अगेन ये स्मॉल है, अगर आपने कैपिटल करना है तो आप सिर्फ R को कैपिटल कर दें। सो ये कैपिटल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप। बुलेट्स को अगर आपने बोल्ड करना है तो आप सबसे पहले वो पैकेज यूज़ करेंगे, इसके अलावा फिर आप ये सिंटेक्स यूज़ करके इनको बोल्ड करा सकते हैं। ये दो क्यूरीज थी जो कि
मैंने कहा था कि लास्ट टाइम इसको आंसर करेंगे, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो आज का जो एजेंडा है हमारे उसका दैट इज़ रेफरेंसिंग, कि हमने रेफरेंसिंग कैसे करनी है। सो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें इसीलिए हमने इसको अलग से वो दिया है ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए, क्योंकि रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एफआरपी थीसिस का या आपके पेपर्स का, जो आप पेपर्स वगैरह वो करते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हमें समझना चाहिए कि हम इसको कैसे करना है। तो रेफरेंसिंग के लिए जो हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जैब्रिफ के नाम से, वो जैब्रिफ सॉफ्टवेयर अभी तक हमने यूज़ नहीं किए, तो आज हम उसको यूज़ करेंगे। उसमें हम असल में रेफरेंसिंग करते हैं कि हमने रेफरेंसिंग कैसे करनी है। सो यहाँ पे स्क्रीन में लेट मी शेयर इट अगेन। ये आपको नजर आ रहा है कि रेफरेंसेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने जैब्रिफ जो है उसको आपने ओपन करना है एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, उसको सेव करना है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे। सो लेट मी शेयर द होल स्क्रीन। ओके, अब जैब्रिफ जो मैंने आपके साथ फोल्डर शेयर किया हुआ है गूगल ड्राइव पे, जो कि FYP लैब के नाम से है, ये वाला फोल्डर, इसमें वो फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फाइल पड़ा हुआ है के नाम से, जो कि जैब्रिफ का फाइल है, ठीक है। हम इस फाइल को यूज करेंगे। यानी सबसे पहले आपने जैब्रिफ ओपन करना है, उसमें आपने एक नई फाइल बनानी है, उसको सेव करना है, ठीक है। तो ये फाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आपने ये यहाँ पे नहीं बनाया तो आप जैब्रिफ को डायरेक्ट ओपन करेंगे। जैब्रिफ जहाँ पे इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं जैब्रिफ ओपन करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो ये वो 3 सॉफ्टवेयर में से एक है जो मैंने कहा कर लेंगे अपने पास। ये यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, अब ये जैब्रिफ ओपन हो गया, ठीक है। ये इसकी वो है। इग्नोर कर दें या रिमाइंड में लेटर कर दें, फिलहाल आप इसको छोड़ दें। अब आपने नई फाइल बनानी है, ठीक है। आप फाइल में जाके या तो आप एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं या आप नया फाइल बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल हम नया फाइल बनाएंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, नया, ये अनटाइटल के नाम से नई फाइल बन जाएगी। इसको आपने दोबारा सेव करना है, तो आप सेव लाइब्रेरी करेंगे। कहाँ पे आपने सेव करना है? आपने उस फोल्डर में सेव करना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने उसी फोल्डर में इसको सेव करना है जहाँ से आप इसको रन कर रहे हैं। किस चीज़ को रन कर रहे हैं? आपकी जो लेटेक की फाइल है, जो विन एडिट की फाइल है, उसको आप जहां से रन कर रहे हैं, इस फाइल को आपने वहीं पे सेव करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम तो ऑनलाइन रन कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो डायरेक्टरी है वो ऑनलाइन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे, इस फाइल को, इसको यहीं पे अपडेट करेंगे, फिर जाके वहां पे हम इसको अपलोड करेंगे अपनी जो ऑनलाइन ओवरलीव का काम है वहां पे। तो यहाँ पे हम उसी फोल्डर में रखेंगे जहां से हम ऑनलाइन के बगैर जो विन एडिट की फाइल चलाते हैं, हम वहां पे इसको सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ, लेट से फाइल 1 के नाम से, और मैं उस फोल्डर में सेव करूंगा जहां से मैं ये चीजें चला रहा हूँ लेटेक में। तो वो FYP लैब के नाम से फोल्डर है, यहीं पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। टू इम्प्रूव दिस वो छोड़ दूँ। ये फाइल 1 के नाम से यहाँ पे मेरे पास फाइल आ चुकी है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इसी फोल्डर में चला जाता हूँ, ये फाइल वहाँ पे आ चुकी होगी। ये देखिए फाइल 1 के नाम से फाइल आ गई है। अब इसमें हमने फिलहाल कोई डेटा नहीं बनाया, हमने सिर्फ जैब्रिफ ओपन किया, उसमें फाइल क्रिएट किया, उसको सेव कर दिया। सेव कहाँ पे करना है? आपने उसी डायरेक्टरी में, उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ से आप ये टेक्स्ट की फाइल चला रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑनलाइन की बात ना करूँ, मैं वैसे विन एडिट चलाऊँ, तो मैं विन एडिट में ओपन करके ये जो थीसिस फॉर्मेट लैब है, ठीक है, ये उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। देखिए आप, मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ, ये देखिए थीसिस फॉर्मेट लैब इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, और वो जो फाइल 1 था वो भी इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये कि ये दोनों सेम डायरेक्टरी में होने चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि इमेजेस हैं, fict.style फाइल है, ये सारे उसी फोल्डर में होंगे, ये सारे सेम ही डायरेक्टरी में होंगे, तब जाके ये एक दूसरे को पिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये जो डायरेक्टरी है ये आपने लाजमी वो देखनी है। यहाँ पे अब मैं इसको रन करूँगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई और फाइल डंप की हुई है जैब्रिफ की, इसीलिए अब इसमें वो फाइल आ रही होगी। ये काम आपने कर लिया कि फाइल आपने बना लिए, आपने उसको सेव भी कर लिया। अब अगला काम क्या है? सर्च योर डिजायर्ड पेपर, बुक और आर्टिकल ऑन गूगल स्कॉलर। अब आपने
जो आप पेपर्स जिनको आप साइट कर रहे हो, या वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो आर्टिकल्स भी हो सकती हैं, वो रिसर्च पेपर्स भी हो सकते हैं, वो ऑनलाइन सोर्सेज भी हो सकती हैं, तो अब आपने वो सर्च करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो आपने काम देखना है, या जो पेपर्स आपने सर्च किए हैं, या जो आप बाद में सर्च करेंगे, तो वो अब आपने सर्च करने हैं। सो लेट से हम गूगल स्कॉलर एक टूल है, एक ऑनलाइन अवेलेबल लाइब्रेरी है, जिससे हम बहुत सारे पेपर्स या बहुत सारे बुक्स हमें मिल जाते हैं। तो हम गूगल स्कॉलर पे चलते हैं। लेट से एक एग्जांपल के तौर पे कोई 2-3 पेपर्स हम निकाल लेते हैं। तो आप में से अगर कोई ग्रुप मुझे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का टाइटल या एरिया बताएं कि वो किस एरिया में से है। एनीवन? रोबोटिक्स सर। रोबोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोबोटिक्स के नाम से लेट से कोई पेपर सर्च कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स ये बुक है। लेट से मैं कोई रिसर्च पेपर ढूंढ लेता हूँ, या बुक को भी हम वो कर सकते हैं, इशू नहीं है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के नाम से लेट से कर देते हैं। अब ये देखिए, सर्वे ऑफ रिसर्च ऑन क्लाउड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एक ये फाइल है। एक इसको टारगेट कर लेते हैं, एक इस बुक को टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम रेफरेंसेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये है सर्वे ऑफ रिसर्च ऑन क्लाउड। इसकी ये जो डबल कॉमाज है यहाँ पे साइट लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको देखो डिफरेंट तरह की रेफरेंसेस नजर आती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ आप वर्ड में यूज करते हैं, कुछ मेंडले वगैरह में यूज करते हैं, बहुत सारी इसकी डिफरेंट वर्जन हैं। तो इसमें ये जो बिबटेक्स लिखा हुआ है, बिबटेक्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। बिबटेक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये टेक्स्ट नजर आएगा। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है। अब ये सिर्फ एक रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक जनरल जो भी पेपर है, ये सारी इसमें डिटेल्स आ रही हैं, ऑथर्स वगैरह सब कुछ। इसकी जो बिबटेक्स की है वो मैंने कॉपी की है। ठीक है, हम दोबारा इसको रिपीट दोबारा देखें। सबसे पहले गूगल स्कॉलर में गए, यहाँ पे आपने अपने एरिया से रिलेटेड टॉपिक सर्च किया, जो भी आपको मिला है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये पेपर है, इसमें आपने ये साइट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये डिफरेंट आपको साइट्स नजर आ रहे हैं, एंड नोट का है, रेफवर्क्स का है, रेफमेन का है, और ये बिबटेक्स का है। बिबटेक्स पे आपने क्लिक करना है। ये बिबटेक्स का सोर्स है, ये सारा आपने पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करना है। ठीक है, अब ये काम आपने यहाँ से रेफरेंस ढूंढ लिया, उसकी बिबटेक्स सोर्स जो है वो आपने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं उस फाइल में जो कि हमने अभी बनाया है, फाइल 1 के नाम से या फाइल के नाम से। ठीक है, मैं फाइल 1 में काम करता हूँ, फाइल 1 मेरी पुरानी फाइल है। ठीक है, मैं इसमें काम करता हूँ। इस पर आप ओपन करेंगे, ये अब जेप्रिफ की फाइल है, ये ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपने जो है ना अपने रेफरेंसेस को अपडेट करना है, सेव करना है। ये आपकी रेफरेंसेस की लाइब्रेरी आपके लिए बनाता है, जो कि आप किसी भी वक्त अपडेट कर सकते हो, किसी भी वक्त उसको चला सकते हो। तो अब ये वो फाइल 1 की जो वो है लाइब्रेरी है वो खुल गई। अब इसमें हमने चीज़ें अपडेट करनी है। सो सबसे पहले आप इसका ये जो प्लस का यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए न्यू बिबटेक्स एंट्री, आप नया रेफरेंस डालना चाह रहे हैं। फर्स्ट रेफरेंस से आपका, आपने एक पेपर ढूंढ लिया, वो आपसे रिलेटेड था, आपने उसको लिटरेचर कर लिया, अब आप उसको रेफर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल है, वो कॉन्फ्रेंस है, वो क्या चीज़ है, जो भी है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे वो जो अपडेट्स का मुझे ऑप्शन आ रहा था, वो इसमें ऑनलाइन की भी एक एंट्री होती है। मैं इसको एक दफ़ा अगर अपडेट कर दूं ताकि वो ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी हमें नज़र आए। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। सो आप जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डिफरेंट वो नज़र आ रहे हैं कि वो आर्टिकल है, वो बुक है, वो कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है, वो कोई प्रोसीडिंग है, या वो कोई ऑनलाइन होगा, पेटेंट है, क्या चीज़ है, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट कर देता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस पेपर था, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इसकी ये वाली अब यहाँ पे आपने एंट्रीज करनी होती है। तो एंट्री के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे डाल दें ऑथर कौन था,
टाइटल क्या था, बुक टाइटल क्या है, ईयर क्या है, बिब टेक्स्ट की क्या है, या तो आप अलग अलग डाल दें। दूसरा तरीका ये है, जो मैंने अभी बिब टेक्स्ट सोर्स कॉपी किया है उसको मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, ये सारी चीजें खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि इन टैब्स के आखिर में बिब टेक्स्ट सोर्स जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो है ये चीज आप यहाँ पे वो चीज मैंने सारी जो चीजें कॉपी की थी आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें ये खुद आ गया, आर्टिकल है, ये इसका ऑथर है, टाइटल, ये सब कुछ इसमें खुद ही आ गया। ये यहाँ पे आप इसको सेव कर दें। अब जब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे देखें ये चीजें खुद ही आ रही। ठीक है, सो आसान तरीका यही है कि आप हर रेफरेंस का बिब टेक्स्ट सोर्स ढूंढें, उस बिब टेक्स्ट सोर्स को यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, जो भी चीजें हैं वहां पे वो खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगली जो चीज आपने नोट करनी है दैट इज बिब टेक्स्ट की। यहाँ पे देखें ये जो रिक्वायर्ड फीस में जब आपने वो कर दी, ये जो आखिर में आ रहा है बिब टेक्स्ट की, ये वो की है जो कि आपको रेफरेंसेस के टाइम पे काम आएगी। ठीक है, अब ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखी हुई है, एक नंबर लिखा हुआ है, ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आई है, ये देखें इस सोर्स में जो फर्स्ट वैल्यू है ब्रैकेट के बाद ये आपकी बिब टेक्स्ट की है। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करें एज सिंपल एज अपनी मर्जी से खुद ही इसको सिंपल रखें, यानी ये वो की है, वो इंडिकेटर है जो कि आप आगे रेफरेंसेस के लिए फिर यूज करेंगे। तो ये जितनी सिंपल होगी उतनी आपके लिए आसानी है। तो आप ये अपनी मर्जी का रख सकते हैं, ए रखें, बी रखें, नंबर्स में लिख दें 1 2 3, जो मर्जी आप रख सकते हैं। कोशिश करें इसको सिंपल और यूनिक रखेंगे आप। ठीक है, सो फिलहाल मैं इसको लेट से 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो इस सोर्स की जो बिब टेक्स्ट की है वो 1 है, इसको मैंने सेव कर दिया और ये यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, क्लोज कर दें। ये देखिए एक रेफरेंसेस आपने इसमें अपलोड कर दिया। मैंने कोई और रेफरेंस ढूंढना है, लेट से मैं एक और भी यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई और रेफरेंस भी ढूंढ लेते हैं 2-3 पेपर्स का। लेट से इसी पे कर देते हैं, इसकी सेट उठा लेते हैं, बिब टेक्स्ट कॉपी करके उस फाइल में डाल दें। अगेन आप ऐड कर देंगे, आर्टिकल था, बुक था, कॉन्फ्रेंस था, जो भी था आप उस पर क्लिक कर देंगे। लेट से मैं आर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं तो आप अलग अलग डाल दें या आप बिब टेक्स्ट सोर्स पे जाके एंटर कर दें। ठीक है, अगेन इसकी जो पहली वैल्यू है ये इसकी बिब टेक्स्ट की है, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही असाइन होती है वहां से बिब टेक्स्ट की से, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको मैंने कहा था यूनिक और सिंपल रखें इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 रख देता हूँ, मेरी पहली 1 यूज की हुई है तो इसलिए मैं दोबारा इसको 1 नहीं कर सकता, मैं अब इसको 2 रखूंगा। तो ये यूनिक भी होनी चाहिए और सिंपल भी होनी चाहिए। तो ये भी मैंने अपडेट कर दी। ये देखें 2 एंट्रीज आ गई मेरे बिब टेक्स्ट जैब्रेफ में। एक और एंट्री करनी है तो आप 3rd पे क्लिक कर देंगे। लेट्स से इस दफा एक बुक की एंट्री कर देते हैं, बुक हम यहाँ से उठा लेते हैं। लेट्स से ये एक बुक है, इसकी साइट पे जाएं, बिब टेक्स्ट सोर्स इसका कॉपी करें, जैब्रेफ में डाल दें, तो भी ये सेव हो गई। तो इस तरह की आपकी जो बिब जो जैब्रेफ की लाइब्रेरी है वो अपडेट होती जा रही है। ठीक है, फिलहाल हमने 3 वो डाल दिए। याद रखिए ये जो यहाँ पे सीरियल नजर आ रहा है ये सीरियल नंबर है, ये बिब टेक्स्ट की है। अब इन तीनों में से जो बुक की बिब टेक्स्ट की है वो अभी मैंने चेंज नहीं की, वो देखो आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है। ठीक है, तो ये जब आप साइट करेंगे अभी तो आपको फिर ये सारी चीजें लिखनी भी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप इसको सिंपल रखेंगे वो आपको याद भी होगा तो आप इसको वो कर सकते हैं। तो इसको दोबारा चेंज करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ताकि इसकी फील्ड्स को पे आप इसकी बिब टेक्स्ट जो की है उसको चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 और 2 यूज कर चुका हूं, इसके लिए मैं बिब टेक्स्ट की 3 रख रहा हूं, इसको भी आप सेव कर दें। अब ये देखें 3 रिसोर्सेज आपने 3 रेफरेंसेज यहाँ पे आपने डाल दिए। आप सबसे पहले अपनी रेफरेंसेज को यहाँ पे अपलोड करते जाएं, बाद में आप जाके आखिर में जो है ना उसको वहां पे इंप्लीमेंट कर दें। तो फिलहाल हमने 3 कर दिए, मे बी आप जब थीसिस कर रहे होंगे तो आपको 25 30 इस तरह के रेफरेंसेज सबकी अलग अलग एंट्रीज करनी है और इनके जो है ना यहाँ पे बिब टेक्स्ट की असाइन करनी होगी। फिर इसके बाद हम इसको वहाँ पे मर्ज करते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है। तो यहाँ तक जो है ना हमने सिर्फ इसमें एंट्रीज कर दी हैं। हमने 2 आर्टिकल्स ले लिए, एक बुक ले लिया, उसकी एंट्रीज कर दी हैं, बिब टेक्स्ट कीज असाइन कर दी हैं फाइल। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को क्लोज करने जा रहा हूँ। आई सपोज कि आप मैंने 3 एंट्रीज आपके सामने की हैं, आप जो है इसी तरह की 20-25 एंट्रीज खुद कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
वैसे सर ये जो थीसिस वगैरह को हम करते हैं ना, ये तो जी उसके जी भी है? उसके भी हैं। अभी वही ऑप्शन मैं देख रहा था यहाँ पे। अगर इसको आप अपडेटेड वर्जन इस पे आप इंस्टॉल करें तो आपको यहाँ पे जैसे ये नजर आ रहे हैं ना ये ऑप्शंस, उसमें आपको ये देखें पीएचडी थीसिस का नजर भी आ रहा है, ये देखें मास्टर थीसिस का भी है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ। इसकी जो बिब टेक्स्ट सोर्स है वो आपको अगर वो पब्लिश्ड है तो नजर आएगी, अगर वो पब्लिश नहीं है तो नजर नहीं आएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड में जाएंगे। ऑथर है फॉर एग्जांपल, ऑथर है जहांजेब, एक थीसिस है मास्टर्स का या बीएस का, उसका ऑथर है जहांजेब। उसका लेट से टाइटल है रोबोटिक्स इन डबल, ठीक है। स्कूल क्या था या यूनिवर्सिटी क्या थी, जो भी था, फॉर एग्जांपल ब्यूटी। ये एंट्रीज आप खुद एंटर कर रही है क्योंकि आपके पास इसकी बिब टेक्स्ट सोर्स नहीं है। किस ईयर में उसने ये थीसिस अपलोड किया था या पब्लिश किया था, लेट से 2020 में किया था। बिब टेक्स्ट की आपकी अपनी मर्जी है, मैंने 3 तक यूज किए, मैं इसको 4 कर देता हूँ। बस ये मैंने इसकी एंट्रीज कर दी है और ये देखिए यहाँ पे इसकी एंट्री आ भी गई है, ये ईयर वगैरह सब कुछ आ गया और वो मास्टर थीसिस है। अभी जो आप इसको अपडेट करेंगे तो आपको ऑनलाइन का भी उसमें ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको थीसिस बीएस थीसिस या वो भी है वो भी मिलेगा। पेटेंट का तो ऑलरेडी इसमें नजर आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें जो आपका जैबरेफ है उसको अपडेट करके इंस्टॉल कर दें ताकि वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आए। तो बाय द वे हमने थीसिस यहाँ पे डाल दिए। तो फिलहाल हमारी 4 रेफरेंसेस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप थीसिस और ऑनलाइन रिसोर्सेज को, ऑनलाइन साइट्स को भी आप साइट कर सकते हैं अपने रेफरेंसेज में, उसका भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जब आप अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ, अगर कोई रेफरेंस आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं उसको। लेट से इसी थीसिस को मैं डिलीट कर दूंगा, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें तो ये जो एंट्री है आपकी ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास वापस वो 3 रेफरेंसेज आ गए, ठीक है। दूसरा, डिलीट की मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप इस जैबरेफ की लाइब्रेरी में 50 पेपर्स डाल दें, ठीक है। तो 50 के 50 वहाँ पे साइट नहीं होंगी, आप वहाँ पे सिर्फ वो पेपर साइट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है जो आप वहाँ पे कीज यूज करेंगे सिर्फ वही साइट होंगे, बाकी साइट नहीं होंगे। तो जैबरेफ की लाइब्रेरी आप जितनी मर्जी उसमें पेपर्स डालते जाएं, रिसर्च पेपर्स बुक्स वगैरह आपकी मर्जी आप उसमें डालते जाएं, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो आप सिर्फ इंटर वो करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सो दूसरा इसमें एक ऑप्शन था एब्स्ट्रैक्ट का भी, वो अगर आप देख लें, मैं इसको फॉर एग्जांपल डबल क्लिक कर देता हूँ। ये देखें रिक्वायर्ड फील्ड के बाद ऑप्शनल फील्ड्स हैं, ये सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं। इसमें क्या क्या है, वॉल्यूम क्या है, मंथ, आईएसएन, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, वो बिब टेक्स्ट सोर्स से आ चुकी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक फील्ड है एब्स्ट्रैक्ट का। तो अब इस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट भी अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे तो इससे आसानी क्या होगी, नेक्स्ट टाइम जब आप इस जैबरेफ लाइब्रेरी को ओपन करेंगे, आप किसी भी पेपर का अगर आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं तो बजाय ये कि आप दोबारा जाके गूगल स्कॉलर पे ढूंढ लें, उसको पेपर को डाउनलोड करें, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट देख लें। तो अभी से आप क्या करें, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, फिर जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली उस पब्लिश पेपर का या उस बुक का आपको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आपके साथ सेव होगा। तो ये भी ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। कमेंट्स अगर आपने कुछ अपनी तरफ से डालने कि मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, ये मैंने कमेंट्स हैं, मैंने सुपरवाइजर से पूछने हैं या टीचर से पूछने हैं या इसकी जो ऑथर है उससे पूछने हैं, आप कमेंट्स इसमें डाल सकते हैं। या इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हैं उनको आपने यहाँ पे सेव करना है। तो ये इसमें ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, अगर आप ना करना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सो ये थोड़ा सा जैबरेफ का एनवायरनमेंट था कि आपने इसमें इसको पॉपुलेट कैसे करना है, आपने इसमें एंट्रीज कैसे डालनी है। बिब टेक्स्ट की का आपने ख्याल रखना है, इट शुड बी यूनिक एंड सिंपल, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, यूनिक भी होनी चाहिए, सिंपल भी होनी चाहिए। सिंपल इसलिए ताकि आपको याद रहे, यूनिक इसलिए ताकि वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। सेम बिब टेक्स्ट कीज आप 2 रेफरेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे उस पे आते हैं। सर अगर हमारे पास कोई पेपर डाउनलोड पड़ा है वो अपलोड हो सकता है? पेपर शायद इसमें अपलोड ना हो अटैचमेंट के उसमें, वो मैंने नहीं देखा। उसका एब्स्ट्रैक्ट आप डाल देंगे तो पेपर की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या ये है ना, इसमें देखें फाइल का ऑप्शन भी है आपके सामने, इसमें फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं या यूआरएल वो है। एक सेकेंड, नहीं शायद डाउनलोड का ऑप्शन है यूआरएल के लिए। तो आई डोंट थिंक कि फाइल इसमें अपलोड कर सकते हैं, यानी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। बहरहाल एब्स्ट्रैक्ट तक आप उसमें कर सकते हैं कि आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट अपलोड करके उसको सेव कर दें।
अच्छा, तो अभी इसको हम क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सेव कर दें। अब इसमें ये 3 एंट्रीज हमने कर दी हैं। अब सबसे पहले मैं इसको अपने विन एडिट में चलाऊंगा, फिर उसके बाद हम उसमें ओवरलीड पे चलते हैं। तो ये जो फाइल आपको जो फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, इसके आखिर में बिब्लियोग्राफी जो स्टाइल है IEEE ट्रांजैक्शन का, इसके अंदर जो बिब्लियोग्राफी के अंदर मैंने एक फाइल मेंशन किया हुआ है, ये उस फाइल का नाम है, जैब्रेफ फाइल का नाम है। फिलहाल मैंने फाइल, पुराना फाइल था जो मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी जो मैंने अपडेट किया है मैं उसको नाम फाइल 1 मैंने दिया था, तो इसका मैं नाम रख रहा हूँ फाइल 1, क्योंकि मैंने अभी जो अपडेट किया है उसका नाम था फाइल 1। तो जो भी आपका फाइल होगा उस फाइल का आपने एज इट इज नाम यहाँ पे मेंशन करना है। अभी जो मैंने फाइल बनाई वो फाइल 1 के नाम से बनाई है, ठीक है। मैं दोबारा देख भी लेता हूँ, ये देखिए ये फाइल था, इससे पहले मैं इस फाइल को रेफर कर रहा था, अभी मैं इस फाइल को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी थीसिस डॉक्यूमेंट में उसका नाम चेंज करना है, जो भी आपने नाम रखा है अपनी जैब्रेफ फाइल का, उसका एज इट इज आपने यहाँ पे नाम मेंशन करना है, ये पहला काम करना है। दूसरा तो वही है कि आपने उस फाइल को वहीं पे सबमिट करना है जहाँ पे आप उसको, जिस डायरेक्टरी से आप उसको चला रहे हैं। अच्छा, अब ये आपने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन कर देता हूँ। ये अगर आपका फाइल वहां पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और फाइल है तो फिर रन नहीं होगा, आपको एरर देगा, ठीक है। ये देखें फिलहाल इसमें एक ही साइट आया हुआ है, अब ये देखते हैं कि ये आया कैसे है। तो अब जो आपने आपकी जैब्रेफ फाइल में फिलहाल 3 एंट्रीज हैं और उनकी जो बिब टेक्स्ट कीज हैं दे आर 1, 2 एंड 3। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मेरा पहला पेपर है, मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, लेट्स से ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइट 2, इसका मतलब ये है कि आप उस सेकंड वाले पेपर को एक्सेस कर रहे हैं। ये जो 2 है, दिस इज कॉल्ड बिब टेक्स्ट की, ये वो बिब टेक्स्ट की है जो मैं कह रहा था कि आपने फिर बाद में रेफरेंसिंग के लिए यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने पेपर को साइट करना है उस पेपर की आप बिब टेक्स्ट की यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो वहां भी जिस पेपर की बिब टेक्स्ट 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइल दोबारा ओपन कर देता हूँ ताकि आपको चीजें नजर आए। ये वो फाइल है जहाँ पे हमने 3 एंट्रीज की थी। तो यहाँ पे जो बिब टेक्स्ट 3 है वो इसका मतलब ये वाला फाइल है, ये इसका बुक है, ये इसका टाइटल है, ये ईयर है एंड दिस। सो ये जो बिब टेक्स्ट की मैंने वहां पे मेंशन की है और ये मैं फर्स्ट टाइम इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं इसको साइट कर रहा हूँ। इसका मतलब हमेशा इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेपर 3rd नंबर पे आएगा, नहीं। ये जो 3 मैंने लिखा है ये इसका बिब टेक्स्ट सोर्स है, की है, सॉरी। तो मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम साइट किया, तो ये नंबर अभी मेरे रेफरेंसेस में फर्स्ट नंबर पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं पहली दफा इसको साइट कर रहा हूँ। अगर इसके बाद मैं लिखता हूँ, लेट से यहीं पे मैं रेफर कर देता हूँ अगले बुक को भी, तो मैं इसको लिखता हूँ, सॉरी कंट्रोल C, मैं इसको 2 लिख देता हूँ या 1 लिख देता हूँ। फिर 3rd बुक को मैं एक्सेस कर देता हूँ, लेट से उसको मैं लिखता हूँ 2। अब जो सीक्वेंस है वो आप देखें, मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीक्वेंस कैसी होगी। सबसे पहले ये वाला पेपर आएगा रेफरेंसेस में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये वाला पेपर आएगा, नंबर 3 पे ये वाला पेपर आएगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो बिब टेक्स्ट की है वो तो डिफरेंट है सबके लिए। तो जिस पेपर को आप पहली पोजीशन पे साइट करेंगे वो पहले आएगा, दूसरी पे करेंगे वो दूसरे पे आएगा, तीसरी पे करेंगे वो तीसरे पे आएगा। अगर मैं एक 4th पेपर डाल दूं, लेट से उसकी बिब टेक्स्ट की मैं रख दूं 4, यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 4 के साथ मैंने कोई पेपर वहां पे अपलोड ही नहीं किया है उस लाइब्रेरी में, तो ये यहाँ पे पिक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने वो 3 पेपर साइट किए हैं। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि वो 3 पेपर वहां पे साइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और कहीं जगह मैंने साइट नहीं लिखा होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको साइट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इसको देख लें। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में जाएं, ये देखें 1 2 3 ये नंबरिंग खुद आ गई। अब आप नीचे देखें कि उसकी सीक्वेंस किस तरह से आ रही है। ये देखिए 3 पेपर्स आ रहे हैं। पहला है
वो बुक का जो नाम था वो आ रहा है, दूसरा जो है ना ये आ रहा है जिसका है गोल्डबर्ग उसका ऑथर है, तीसरा जो है ना वो इसका आ रहा है जिसका है कि हो एक का ये है। तो ये आप देख लें यहाँ पे, ये देखें दूसरा वर्ड गुडबर्ग का आ रहा है, ये हमने सेकंड उस पे, हालांकि ये देखें यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, लेकिन वहां पे हमने जो सेट किया था सेकंड पोजीशन पे किया था, इसलिए उसका नाम वहां पे सेकंड पे आ रहा है। ये जो बुक है इसको हमने पहले उस पे सेट किया था, हालांकि इसकी बिबटेक्स की देखे 3 है, लेकिन हमने पहले पोजीशन पे इसको सेट किया था, इसलिए ये पहले उसमें आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको थर्ड पे किया था तो ये थर्ड पे आ रहा है। तो इसकी ये जो बिबटेक्स की है ये सीक्वेंस कभी भी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक इंडिकेटर है जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उनकी पोजीशंस चेंज करें, 2 को इस जो 2 इसको पहली पोजीशन पे ले आए, तो अब ऑटोमेटिकली ये वहां पे 1 पे आ जाएगा क्योंकि इसको आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखें अभी यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन में था, ये वाला था, अब हम जब दोबारा रन करेंगे तो आप देखेंगे ये खुद ही 1 पे चला जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो खुद ही असाइन करता है, वो आपके आपने मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो खुद ही इसको असाइन कर देता है। दोबारा रन करें इसको। ये देखें वो जो गुलबर्ग वाला है वो ऊपर चला गया। सो ये जो बिबटेक्स की है इट इज़ नेवर अ सीक्वेंस, ये सिर्फ इंडिकेटर है, इसको आपने इस तरह से मेंशन करना है। तो अब आपकी मर्जी कि आपने किस पेपर को कहाँ पे साइट करना है, सिर्फ उसकी आपने साइट करके रेफरेंस बतानी है कि उसका रेफरेंस क्या है। तो उसका जो सिंटेक्स होगा वो ये होगा स्लैश साइट और ब्रैकेट्स में उसकी बिबटेक्स की। अब ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी कि आपने बिबटेक्स की को वहाँ पे असाइन कैसे किया हुआ है। ठीक है, सो ये तो हो गई बिन एडिट की बात। अब इसको हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं ओवरलीफ में। तो ओवरलीफ में जब आप जाते हैं वहाँ पे आपने एग्जैक्टली वो फाइल अपलोड करना है जो कि अपना वो वाला है जबरिप जो फाइल है। फिलहाल ये देखिए मैंने फाइल के साथ चलाया हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी फाइल के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, एक फाइल पड़ा हुआ है जो कि पुराना था, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ इस फाइल को। अभी मैं इसमें जो नया फाइल है वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं रन भी कर दूं तो ये मुझे एरर देगा कि आपकी जो फाइल है वो मिसिंग है इसमें। दोबारा कर दें इसको, फाइल तो हटा दी। ठीक है, इसको रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये पुराने से उठा रहा है, तो हम उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने का यही तरीका है कि आप इसके अपलोड पे जाएं, अपने कंप्यूटर से वो फाइल डाउनलोड कर दें, अपलोड कर दें जहाँ से आपने अभी इसको सेव किया। तो ये फाइल 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया था। ये देखें फाइल 1.bib यहाँ पे फाइल आ चुका है। तो सबसे पहले तो इसका नाम यहाँ पे अपडेट कर देंगे फाइल 1 के नाम से। फाइल 1 आ गया। अब इसमें वही 3 एंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको साइट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में शायद मैंने साइट किया हुआ इसको, ये देखिए ये साइट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 4 डाल देता हूँ, साइट 4। लेट्स सी कि ये एरर क्या देता है। तो ये देखिए यहाँ पे वो कुछ एरर्स हैं, और वो एरर्स इसी वजह से कि आपने साइट 4 को कर दिया लेकिन उसकी कोई की है ही नहीं वहाँ पे उसके पास। ठीक है, देखिए बिब्लियोग्राफी में कुछ भी शो नहीं हो रहा, वहाँ पे सिर्फ 3 रेफरेंसेज आपने डाल दिए और इन तीनों में से किसी की भी बिबटेक्स की 4 नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये देखें यू हैव साइटेड समथिंग व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बिब्लियोग्राफी, मेक श्योर दैट द साइटेशन हैज कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो वो की यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमने वही फाइल को करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कर देता हूँ, अब 3 मेरे पास है, इसको रन कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसको ये फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी और वहाँ पे वो बिब्लियोग्राफी में अपडेट भी हो जाएगी। ये देखें ये बुक आ रहा है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में सेट किया हुआ है, तो ये देखें इसका रेफरेंस खुद आ रहा है। तो ये जो स्टाइल है, जो नंबरिंग है, वो खुद ही असाइन हो रही है। अगर आपने प्रॉपरली जैबरेफ को अपलोड किया हुआ है या उसको अपडेट किया हुआ है तो आपको कभी भी ये नंबरिंग का मसला नहीं होगा, ना आपको कभी ब्रैकेट्स का मसला नजर आएगा, कोई भी मसला आपको नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसको साइड कर देता हूँ। इसी 3 को अब मैं कहीं और लेट से अगर साइड कर दूँ, इसके आखिर में दोबारा साइड कर दूंगा, तो अब आपके ख्याल में तो ये 2 दफ़ा आना चाहिए या 1 दफ़ा आना चाहिए जब उसमें बिब्लियोग्राफी में?
एक दफा आएगा और नंबर भी सेम आएगा। यस, नंबर सेम आना चाहिए, दो जगह नंबर आएगा, लेकिन आखिर में जो रेफरेंसेस है वहां पे सिर्फ एक दफा होगा, क्योंकि मैं एक ही पेपर को दो दफा साइट कर रहा हूँ। तो आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे दो दफा ये साइट हो रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, और रेफरेंसेस में ये सिर्फ एक ही पेपर होगा। ये देखिए एक ही बुक है जो कि दो दफा साइट हुआ हुआ है। तो अगर आप इसका नंबर चेंज कर देंगे, इसको आप कर दें 2, तो अब यहाँ पे दो पेपर रह जाएंगे। तो इसमें जो मेन काम है वो को अपडेट कैसे करना है, ये देखिए दूसरा नंबर आ गया। सो ये जो अलाइनमेंट है, नंबरिंग है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप उसको प्रॉपरली असाइन करेंगे तो ये इसके नाम से खुद ही आना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ तक हमारा जो सेशन था लेटेक का वो यहीं तक था। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई वो है वो आप कर दें, अदरवाइज हम अभी नेक्स्ट उसमें जाएंगे कि आपको करना क्या है आगे, टास्क वगैरह आपको असाइन किए जाएंगे। ये देखिए 1 और 2 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक जो नॉलेज थी लैटेक की, वो आप तक पहुँचा दी गई है। अब इसको आप आगे खुद ही कैरी करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपका जो टास्क है वो अभी से स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग का टास्क, ठीक है। तो आपने एक तो ये पूरे फॉर्मेट को आपने अपडेट करना है, मतलब जहाँ पे आपको सुपरवाइजर का नाम है, जहाँ पे आपके ग्रुप मेंबर्स के नाम है, जहाँ पे स्पेसिंग का मसला है, डिस्टेंस है बीच में, वो सारे अब आपने टोटल सेट करके दिखाने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी क्योंकि लिटरेचर सबसे पहला जो काम है आपका वो लिटरेचर है एफवाईपी में, तो वो जब आप स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करें कम से कम 20 पेपर्स या 20 जो रेफरेंसेज हैं वो तो आपने कम से कम शो करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो वो बुक्स भी हो सकती हैं, जर्नल्स भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है जो भी आपके वैलिड रिसोर्सेज हैं आप उससे ले सकते हैं। कोशिश आप ये करें जो रिसर्च पेपर्स हैं वो जो लेटेस्ट होंगे, जितने लेटेस्ट होंगे उतना ही अच्छा है। मतलब अभी आप 2020 में हैं तो आप कोशिश करें 2020, 2019 और 2018 के पेपर सर्च करें। ऐसा ना हो कि आपके पास आपकी फील्ड में जो है ना 2020 के पेपर्स रिसर्च पड़े हुए हैं और आप जो है ना साइट बहुत पुराने पेपर्स को साइट कर रहे हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। कोशिश करें लेटेस्ट लिटरेचर को आप रेफर करें, उसको साइट करें। तो आपने कम से कम 20 पेपर्स आपने, तो यहाँ पे मैंने शायद कुछ टास्क लिखे भी हैं। अच्छा, ये जो है ना ये वो स्टेप्स हैं जो कि मैंने अभी आपको ज़बानी बताएं, सो आप फिर इनको देख भी सकते हैं कि आपने वो करना है क्या है। तो ये देखें, स्टार्ट योर लिटरेचर रिव्यू। आपने अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करना है। उसका तरीका ये है कि आप पेपर्स ढूंढें, उनको पढ़ लें, बेशक उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको पढ़ लें, उसी में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट को आपने खुद अपनी ज़ुबान में आपकी लिटरेचर रिव्यू में या आपका जो थीसिस बुक है उसमें आपने इसको साइट करना है। तो जो भी आपको पेपर है, बुक है, कोई भी रेफरेंस है आपने ढूंढ लिया, उसको आपने पढ़ लिया, अब आप उसको लिख रहे हैं। तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है थीसिस के फॉर्मेट में, उसके शुरू के 2-3 लाइंस तो आप उसी चैप्टर को डिफाइन करेंगे कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से जो है ना आप अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 20 तक आप सारे जो लिटरेचर है वो आपको वहाँ पे आपने साइट करने। जिस पेपर का आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया उसकी समरी आपने अपने अल्फाज में लिख दी। अपने अल्फाज में इसलिए क्योंकि आपने प्लेजरिज्म से भी बचना है। ऐसा नहीं है कि आप उसी पेपर का जो है ना एज इट इज एब्स्ट्रैक्ट उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो और आगे आप देखो कि उसमें 100% प्लेजरिज्म आ रही होगी, तो वो भी आपने नहीं करना। आपने बेशक सारा एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करके अपने सामने रख दें, उससे खुद ही आपने लिखना है। जितना मर्जी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है। तो वो आप लिखेंगे, आखिर में आप उसको साइट करेंगे। अब जाहिर सी बात है जिस पेपर को आप जहाँ से उठा रहे हो वहाँ से आप उसको बिबटेक्स सोर्स मिल जाएगा, उसको अपने जैबरेट में अपलोड कर दो, उसकी बिबटेक्स की असाइन कर दो। यहाँ पे जब आपने कर दिया उसके सामने साइट करके उसकी बिबटेक्स की कर दो, वो आपके बिब्लियोग्राफी में आता जाएगा। तो ये तरीका है कि आपने लिटरेचर रिव्यू को कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे डेवलप करना है। तो ये सबसे पहला आपका यही काम है कि आपने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करना है। ये जो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हर वीक में जो है ना कम से कम 5 रेफरेंसेस साइट कर लें। तो आप जब ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 3 बंदे, ग्रुप्स में टास्क डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई 2 पेपर्स आपने ढूंढने हैं, 2 पेपर्स आपने ढूंढने हैं, 1 पेपर आपने ढूंढना है। उनकी समरी भी बतानी है कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो सारी एक ही फोल्डर में आप रख सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में। ये जो आपके ओवरलीप के अकाउंट्स हैं उसमें हर बंदा एट अ टाइम 3-4 बंदे भी काम कर सकते हैं। हर बंदा आके अपना फाइल उसमें अपडेट करता जाए, अपना डेटा अपडेट करता जाए, वो खुद ही
PDF में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो ऐसा नहीं है कि आपने अलग अलग फाइल्स बनानी है फिर सबको मर्ज करना है, एक ही फाइल में आप एक साथ चला सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव बना लें अपने लिए, या आप इसी ओवरलीफ पे काम करेंगे, वो आपकी। तो आप कोशिश करें हर वीक में 5-5 साइटेशंस कम से कम आप वो कर रहे हैं। सो एटलीस्ट यहाँ मैं मेंशन भी किया है 25 प्रेफरेंसेस जो है ना आपने मेंशन करने अपनी थीसिस बुक में एट द एंड ऑफ योर थीसिस बुक। सो यू नीड टू एंड अप with literature review and introduction chapter at the start the methodology chapter of your thesis by the end of this lab class and document in LaTeX। ये जब आपकी लैब खत्म हो जाएगी या ये जब खत्म हो रही होगी तो आप इनिशियल प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तो इनिशियल प्रेजेंटेशन में जो थीसिस का पोर्शन है वो ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर और इंट्रोडक्शन का चैप्टर, और उसके साथ जो मेथोडोलॉजी का चैप्टर है वो आपने कम से कम स्टार्ट लिया हो उसका। तो उसके अलावा जो 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए हर एस्पेक्ट्स में, यानी आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो थॉरली कंप्लीट हो, और जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है वो भी चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो। ये दोनों आपने एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, यानी जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे इनिशियल प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे जो थीसिस बुक आपसे मांगा जाएगा उसमें ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। वो हम अभी ओवर द ये जितनी जो हमारी लैब्स होंगी तो उसमें हम ये प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर और ये जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है ये दोनों आपने कंप्लीट करने हैं। तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में क्या चीज़ें आएंगी, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोटिवेशन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो तो ऑलरेडी आपने कर लिए हैं, उन्हीं को आपने थोड़ा सा एलिब्रेट करके अपने चैप्टर में डालना है। उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट में जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उनको आपने इंट्रोड्यूस करना है। ज़ाहिर सी बात है हर इक्विपमेंट को आपने अलग अलग इंट्रोड्यूस करना है, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बतानी होती है। तो ये चीज़ आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट है। तो इसका आपके प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि मतलब आपका प्रोजेक्ट बनेगा तब आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, नहीं। ये वो कंपोनेंट्स है जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन अपने प्रोजेक्ट में डाल दिए हैं कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उस वजह से जो है ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपने इनको इंट्रोड्यूस करना है। तो ये जो 2 चैप्टर्स है, द बॉटम लाइन इज कि ये कंप्लीट होने चाहिए एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। उसके अलावा ईच ग्रुप शेल ड्राफ्ट एन IEEE कॉन्फ्रेंस या जर्नल पेपर इन LaTeX यूजिंग अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। आप जो भी ग्रुप्स हैं आपके, हर ग्रुप जाके खुद अपने लिए एक फॉर्मेट ढूंढेगा IEEE का, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो जर्नल हो, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालेंगे। तो आप आखिर में एक पेपर आपने बना लिया होगा, वो एक PDF आपके पास होगा, यानी आप ऑथर उसमें होंगे, आपका सुपरवाइजर भी उसमें होगा, सारी चीज़ें उसमें होगी, यानी आपका जो अपना प्रोजेक्ट है उसका आपने एक सैंपल जर्नल पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर बना लिया होगा LaTeX में, वो आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। यानी ये इस लैब का एक टास्क समझ लें या एक असाइनमेंट समझ लें कि एट द एंड आपने एक पेपर भी प्रेजेंट करना है अपने ही प्रोजेक्ट का, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। यानी उसमें एब्स्ट्रैक्ट आप अपने प्रोजेक्ट का लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आप अपने प्रोजेक्ट का लिखेंगे, रिजल्ट्स आपके अपने प्रोजेक्ट के लगेंगे। तो वो एक डमी टाइप जर्नल पेपर होगा जो कि सिर्फ ये प्रेजेंट कर रहा होगा कि आपने जर्नल पेपर लिखना या कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना सीख लिया है यूजिंग LaTeX। तो उसके लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, उसमें इवन कोड भी हुआ होता है LaTeX का, सिर्फ आप उसको यहाँ पे ले आए चला लें उस पर। फिर जैसे मैंने आपको ये IEEE का जो EE का फॉर्मेट दिया है, एग्जैक्टली इस तरह का आपको फॉर्मेट्स मिल सकते हैं। आप जैसे उसको रन करेंगे तो आप उसको चला सकते हैं, उसमें अपने डेटा अपलोड कर देंगे। तो ये भी आपका टास्क होगा एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। तो यहाँ तक जो LaTeX की कहानी थी वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप LaTeX को आगे किस तरह से लेके चलते हैं। आगे भी हो सकता है आपको इश्यूज हो तो वो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे, बट अब जो मेजॉरिटी काम करना है वो आप नहीं करना है, यानी इसमें कोई नई चीज़ आपने करनी है वो भी आपके लिए ओपन है। जो बेसिक नॉलेज देनी थी रिगार्डिंग द थीसिस वो अब तक पहुँचाई जा चुकी है। अब आगे आपने इसको कैरी करना है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज तक इतना ही। अभी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये जो आगे जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, अब नेक्स्ट वीक से मैं शेड्यूल अनाउंस करूँगा, तो हम ग्रुप वाइज इसी MS टीम पे मीटिंग्स करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 ग्रुप्स के लिए मीटिंग्स अनाउंस की हैं, तो हर ग्रुप के लिए अलग अलग चैनल, उस चैनल में आपकी अटेंडेंस या आपकी प्रोग्रेस वगैरह जो भी चीज़ें हम वहीं पे मैसेजेस के उसमें फॉर्म में मैं वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ।
तो आपको खुद ही टास्क वहाँ पे भी असाइन हो जाएगा और आपको नज़र भी आएगा कौन था कौन नहीं था, किसकी क्या प्रोग्रेस थी, वो सारे मतलब हर ग्रुप के लिए नया अलग अलग चैनल बनेगा, उस चैनल में आप आके ज्वाइन करेंगे। सो जो शेड्यूल है वो मैं फेसबुक ग्रुप पे अनाउंस करूँगा, उसी हिसाब से आपको टाइम वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा, आप उसी टाइम पे अपने चैनल को ज्वाइन करेंगे और फिर हमारी ऑनलाइन डिस्कशन होगी कि हम इसको आगे कैसे लेके चलना है। सो नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग्स होंगी हम कोशिश करेंगे आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे थोड़ा सा देखें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या फाइनलाइज हुए थे और आपने स्टार्ट कैसे लेना है, कैसे इसको आगे लेके चलना है। ये सभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मतलब कोई अच्छा मतलब जिसने कोई ऐसा स्टूडेंट का आप थीसिस शेयर कर सकते हैं जिसने बहुत अच्छा काम किया हो लैटिक्स में आइडिया लेने के लिए। लेटिक की फाइल शेयर कर दूं या पीडीएफ की आप बात कर रही हैं? स्टूडेंट का थीसिस जिसने बहुत अच्छा लिखा हो, मतलब हम आइडिया ले सकें किस तरह एक अच्छा थीसिस लिखा जाता है। बिल्कुल शेयर तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये है कि फिर उसके कुछ कॉपीराइट्स के इश्यूज हैं कि वो थीसिस मिसयूज ना हो या उससे कोई चीज़ कॉपी ना हो, इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर वो आप मेक श्योर कर सकती हैं कि यस इट विल नॉट पीडीएफ हैपन। हाँ पीडीएफ में ही तो वो होते हैं। देखिए लोग जब जर्नल्स लिख रहे होते हैं ना, कोई रिसर्च पेपर जब लिख रहे होते हैं ना, उसका एब्स्ट्रैक्ट भी लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि यार अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट शेयर कर दिया तो कल को ये ऐसा नहीं है बंदा खुद ही उस पर पब्लिश कर रहे हैं, इस काम को पब्लिश कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ के साथ मैं मेरे ख्याल से मैं कोशिश करता हूँ पिछले से पिछला जो बैच था उसमें से एक दिन तो मैंने दिखाया भी था आपको वहाँ पे उसमें क्लास में लैब में कि ये थीसिस रिपोर्ट है जो कि अच्छी रिपोर्ट थी। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको या कोई और अगर मुझे अच्छा मिला मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो फिर आप वहाँ से देख लेंगे। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वाइंड अप कर देते हैं मेरे ख्याल से। सारे सोए हुए हैं, क्या मसला है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। जी जी सर। तो या तो यस कहें या नो कहें या कुछ तो कहें, अल्लाह के बंदे। नहीं सर कोई थैंक यू सर। ये समीर एक सेकंड समीर आपने आपकी प्रपोजल प्रेजेंटेशन हो गई है? तो आरिफ साहब ने कहा मैं बताऊंगा सर, उसको भेजा था मैंने। क्या बताऊंगा भाई, आपका 3-4 वीक्स आपके सेमेस्टर के भी गुजर गए और आपके अभी तक प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करवाए। सर वो तैयार है आरिफ साहब, खाली ओके कर दे फिर हम जमा करा दे। कैसे ओके करेगा, आपने उसको सबमिट कराया कुछ? यस सर। उनको आज बता दें, मैसेज कर दें कि सर हमारे प्रपोजल का क्या हुआ, वरना ये अगर 1-2 ठीक है वीक्स सर। और चले गए तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेमेस्टर पे चले जाओगे, ये अभी से बता रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से जो ओके है ना सर, आपका मैं एक कल। एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाएगा। तो उसको पुश करें, उसको कहें कि सर थोड़ा सा हमें बता दें कि हमें क्या करना है और इस दफ़ा सही आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है सर, कल मैसेज किया तो सर सर। हाँ उसको मैसेज करें, उसके फाइनलाइज करें ताकि आपके वो स्केड्यूल करें। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे, ये मुझे वैसे बाई चांस याद आया, अगर आप नहीं कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अभी तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है और आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो है ना अगले सेमेस्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक सेमेस्टर आपको फिर इस वजह से लगाना पड़ेगा कि आपका एक FYP रह रहा होगा। ओके सर, मैं कर। ठीक है, इसको वो देख लेते हैं क्या करना है। सर ये हमारी इनिशियल प्रेजेंटेशन तक मतलब कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, काम कितना कंप्लीट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड हार्डवेयर बेस्ड? उसमें ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो है वो 50% काम होना चाहिए ओवरऑल प्रोजेक्ट का, चाहे वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, चाहे वो थीसिस के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्डवेयर के फॉर्म में हो। तो जाहिर सी बात है उसमें ये अब आपका थीसिस का मैंने बता दिया कि थीसिस जो है ना
2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो अब ये थीसिस के सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तो 50% काम नहीं है, ठीक है। उसी तरह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा और हार्डवेयर बेस्ड होगा, तो उसमें फिर ये है कि नॉर्मली इनिशियल तक जो है ना आपके सॉफ्टवेयर की चीज़ें तो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर फाइनल में जो है ना आप जाके उसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ओवरऑल आप खुद अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट का 50% काम इनिशियल तक कंप्लीट हो, तो उसमें कुछ पोर्शन थीसिस को कवर करेगा, कुछ पोर्शन सिमुलेशन को कवर करेगा। अब एक इसमें कंपोनेंट्स को गैदर करना भी एक काम है, ठीक है, कि आपने कंपोनेंट्स गए, आपने खरीद लिए और आपने उनको फाइनलाइज करके गैदर कर लिया, ये भी एक काम है, ये भी आप शो कर सकते हैं। आपने थीसिस में सिमुलेशंस कर लिए, आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो भी आपका एक काम है, वो भी आपने शो करना है। तो इस तरह का ओवरऑल 50% काम आपका इनिशियल तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है सर। बाकी उसका जो ग्रेडिंग वो है कि आपको जो कहाँ से आपके मार्क्स आएंगे, वो पूरा एक परफॉर्मा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपके जो 80 मार्क्स लगेंगे, जिसमें एक सुपरवाइजर लगाएगा और 2 इवेलुएटर्स लगाएंगे। तो वो जो 80 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, PDF फॉर्म आपको परफॉर्मा मिल जाएगा। उसी हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन होगी, मतलब उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के अपने मार्क्स होंगे, किसी रिपोर्ट के अपने मार्क्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स के अपने मार्क्स होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया है उसके अपने मार्क्स होंगे, हर चीज़ के उसमें अपने अपने मार्क्स हैं। सो सिर्फ एक चीज़ के मार्क्स नहीं है ना, आप एक चीज़ पे रिलाई करेंगे, हर चीज़ की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इंडिविजुअल मार्किंग उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल मार्किंग, मतलब 80 में से हो सकता है 10-15 नंबर होंगे जो कि ओवरऑल सारे ग्रुप को मिल रहे होंगे, बाकी जो 60-65 मार्क्स हैं वो आपने सबने खुद ही सिक्योर करने हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि लेट्स से ग्रुप में एक बंदा बहुत वीक है, यानी उसने काम भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, तो बाकी ओवरऑल मार्किंग से वो पास हो जाता था, निकल जाता था। लेकिन अब उस तरह से नहीं है, अब वो मार्किंग भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, जो इंडिविजुअल मार्किंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्किंग। तो अगर एक स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता, यानी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो वो हो सकता है उसके ग्रुप वाले निकल जाए, वो रह जाए। तो ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इंडिविजुअल मार्किंग कितनी है और कहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सर वो परफॉर्मा भी शेयर कर दें आप, वो जो ऑब्जेक्टिव की या मॉडिफिकेशन हुई है या एडिशन हुई है जो वो तो कर रहे हैं ना। आपकी जो अभी मीटिंग्स होंगी, जो आपकी नेक्स्ट वीक मीटिंग्स होंगी, उसमें हम स्पेसिफिकली हमारा एजेंडा वही होगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस होंगे, आपके सामने आपके ऑब्जेक्टिव्स में ले आऊँगा, तो वो अपने यहीं से देख लेने, यानी आपको आपकी जो फाइनलाइज की चेंजेस वगैरह अगर उसमें थी तो आपको बता दी जाएंगे, फिर उसी हिसाब से आप उसको लेके चलेंगे। सर इनिशियल्स की कोई डेट है? क्या है इनिशियल्स की कोई डेट? नॉर्मली जो फाइनल एग्जाम्स हैं फाइनल, उससे पहले की होती है, यानी जो आपकी लैब एग्जाम्स होती है ना, तो उसी वीक में या उससे पहले वीक में आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, इनिशियल और फाइनल। तो होती वैसे फाइनल एग्जाम से पहले ही है। वैसे सर ये सेमेस्टर जैसे डिस्टर्ब हो गया तो कब तक चलेगा ये तो फिर आगे सिचुएशन से पता चलेगा कि मतलब आपने ओवरऑल 16 वीक्स तो कंप्लीट करनी है। अभी शायद आपका 4th वीक है कि 5th वीक है? ये सर 4th है मेरा सर। 4th है, तो 4th में से उसी हिसाब से हम लेके चलेंगे। अब देखते हैं कि 16 वीक्स आपके कहाँ पूरे होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आगे आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, वेकेशंस आती हैं नहीं आती, कोरोना आगे की सिचुएशन क्या बनती है, टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। स्ट्रेंथ बहुत कम नज़र आ रही है, लेट मी चेक के कौन कौन है। इफ्तिखार का, बिशा, मुबशरा, हसीब, शागिल, राना, समीर, समीरक, ये सजेशंस 5 हैं। तो ये बाकी आई डोंट नो, ये ऐड नहीं हुए हैं या उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है, क्या मसला है? सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। सर कुछ का लाइट का इशू है, कुछ का कोई बाहर रहते हैं, इस तरह का है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं आगे जो आपकी मीटिंग्स होंगी, तो उसमें फिर ये चीज़ें काउंट होंगी कि कौन ज्वाइन कर रहे हैं, कौन प्रोग्रेस कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा। तो फिलहाल तक अगर कोई और क्वेश्चन है तो देख लें, वरना हम लीव कर जाएंगे।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नो क्वेश्चन सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक आप कोशिश करें अपनी ये जो भी चीज़ें हमने बताई हैं सबको फाइनलाइज कर दें, ताकि आप डायरेक्टली लिटरेचर रिव्यू, बल्कि स्टार्ट ही कर दें लिटरेचर रिव्यू आपसे, अपने डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दें। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं अगले उसमें। फिलहाल अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।